हाँ जी, तो कई सारे टॉपिक हमने कवर कर लिए हैं राजस्थान आर्ट एंड कल्चर के। और आज का जो टॉपिक है अपने जो आज शुरू करने जा रहे हैं वो है राजस्थान के लोक वाद्य यंत्र। थोड़ा सा मुश्किल टॉपिक रहता है, हालांकि क्वेश्चन कोई ऐसे ज़्यादा मुश्किल नहीं आते, लेकिन आज हम इस टॉपिक को बहुत अच्छे से कवर कर लेंगे। और आपको मैं डेफिनेटली कहता हूँ कि ज़्यादातर चीज़ें जो है वो आपको पूरी तरह से क्लियर हो जाएंगी। इतना हम कर लेंगे ताकि आपका एग्जाम में क्वेश्चन जो है वो गलत ना हो। तो शुरू करते हैं टॉपिक को। सबसे पहले जो हमें बात ध्यान में रखनी है वो ये है कि जो लोक वाद्य यंत्र है, तो राजस्थान में हमारे जो हम वाद्य यंत्रों की बात करेंगे तो सबसे पहले तो ये बात ध्यान रखनी है कि कितने तरह के लोक वाद्य यंत्र हमारे पास हैं। तो हमारे पास कुल मिला के 4 तरह के लोक वाद्य यंत्र रहते हैं, जिसमें एक तो है तत् वाद्य यंत्र, एक कहा जाता है सुशीर वाद्य यंत्र, एक होता है अवनद और लास्ट घन वाद्य यंत्र। तो सबसे पहले तो ये ध्यान रखना है कि कितने तरह के वाद्य यंत्र है, 4, तत्, सुशीर, अवनद और घन। तो थोड़ा सा देख लेते हैं कि ये क्या क्या है, कि मतलब ये किस तरह के वाद्य यंत्र होते हैं। तत् वाद्य यंत्र उन्हें कहा जाता है जिसमें तारों का इस्तेमाल होता है, मतलब जो साउंड प्रोड्यूस होती है, जो ध्वनि आती है वो किससे आएगी, तारों के माध्यम से आएगी। जैसे आप देखते हो गिटार, सितार, ये सब तरह के वाद्य यंत्र। फिर हम बात करते हैं सुशीर। सुशीर वाद्य यंत्र वो होते हैं जिसे मुंह से या कहा जाए और स्पेसिफिक हम बात करें तो फूंक से बजाया जाता है ना, फूंक मार के जो बजाया जाता है, जैसे मुरली होगी, बांसुरी होगी, इस तरीके के वाद्य यंत्र। फिर हम बात करें अवनद, तो अवनद वाद्य यंत्र वो होते हैं जिसमें खाल मंडकर बनाया जाता है। जैसे आप देखते हो ढोलक, तो ढोलक क्या होता है, लकड़ी का ऐसे पोर्शन गोल गोल दोनों तरफ, और साइड में जो पोर्शन रहता है वो किस चीज का रहता है, खाल का रहता है ना, यानी कि चमड़े का रहता है, लेदर का रहता है। हालांकि अब जो मॉडर्न ढोलक वगैरह आ रहे हैं वहाँ पे तो चमड़ा यूज़ नहीं होता, वहाँ पे तो प्लास्टिक यूज़ करने लग गए हैं, लेकिन पहले जो सिस्टम रहता था वो उस तरीके का रहता था। फिर हम बात करेंगे लास्ट में किसकी, घन वाद्य यंत्र की। घन वाद्य यंत्र वो होते हैं जिनमें मेटल्स यानी कि कोई धातु, 2 धातु जब टकराएंगे तो आवाज़ निकलेगी। तो इस तरीके के वाद्य यंत्र जो होते हैं, जो धातुओं के टकराने से आवाज़ होती है, उसको हम क्या कहते हैं, घन वाद्य यंत्र। तो ये 4 तरह के वाद्य यंत्र हमने देख रहे हैं। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन पूछा जाता है उसकी हम बात करते हैं कि आपको क्या करेगा, एक वाद्य यंत्र दे देगा और पूछ लेगा ये किस तरीके का वाद्य यंत्र है, या फिर आपको क्वेश्चन दे देगा कि इनमें से कौन सा सुशीर वाद्य यंत्र नहीं है, या इनमें से कौन सा तत् वाद्य यंत्र नहीं है। और नीचे 4 ऑप्शन होंगे, उसमें से आपको पहचानना होगा कि कौन सा तत् है, कौन सा सुशीर है। तो सबसे पहले हम देखते हैं इन चारों के नाम। तो सबसे पहले इसमें हम कवर करेंगे तत् वाद्य यंत्र को। और तत् वाद्य यंत्र की आपको एक ट्रिक याद रखनी है, तत् वाद्य यंत्र। तो इसकी बेसिकली एक ट्रिक याद रखनी है और उसी के थ्रू हम जितने भी तत् वाद्य यंत्र हैं उसको याद करेंगे। ट्रिक है अपनी, रावण की एक सासू। रावण की एक सासू पंगु गुजरी थी, ये अपनी ट्रिक है। ठीक है, इसके थ्रू अपने सारे के सारे तत् वाद्य यंत्र जो है वो याद कर लेंगे। अब एक एक करके देखते रहना। रावण से बनेगा रावण हत्था, रावण से रावण हत्था। एक से यानी कि एक से बनेगा एक तारा, एक तारा जिसमें एक ही तार होता है और आवाज ध्वनि जो प्रोड्यूस की जाएगी एक तार से। तो इसमें अपना एक बनेगा एक तारा, और एक तार से हम बनाएंगे 2 तारा जिसमें 2 तार हो। 2 से हम बनाएंगे चौतारा जिसमें 4 तार हो। अब क्योंकि लास्ट में रा आ रहा है तो एक तारा, 2 तारा, चौतारा, और इसके साथ याद रखना है चिकारा, और चिकारा के बाद तंबूरा या तंदूरा। बेसिकली चौतारों को ही बोलते हैं वैसे तो, लेकिन आप अलग से भी याद कर सकते हो, चौतारा को ही बोलते हैं तंदूरा या तंबूरा। तो कुल मिला के ये कितने नाम हो गए, 1 2 3 4 5। ठीक है, रावण की एक सासू थी, लेकिन हमने उसके नाम कितने याद किए, 5। तो 1 से हमने कितने, 5। फिर हम बात करते हैं, आगे चलते हैं। सा से याद रखना है सारंगी, और सू से याद रखना है एक तो सुरमंडल, और सुरमंडल के साथ सुरिंदा।
तो सासू से जो भी वाद्य यंत्र थे वो हमने देख लिए। फिर पंगु, अब पंगु मतलब अपंग, तो पंगु से जो दो नाम बनेंगे अपने वो याद रखना है आपने, अपंग और अपंग के साथ क्या याद रखोगे, भपंग। तो अपंग और भपंग, गुजरी से गुजरी ही रहेगा। तो ये सारे के सारे वाद्य यंत्र हो गए। इसके अलावा कुछ और है हमारे पास कि रावण की जो सासू थी पंगु गुजरी थी, और इसी कारण से क्या वो बहुत दुखी रहती थी, क्योंकि वो पंगु थी इसलिए क्या रहती थी, दुखी रहती थी। इसलिए क्या रहती थी, दुखी रहती थी। लेकिन गुजारा करने के लिए उसको क्या करना पड़ता था, काम करना पड़ता था। गुजारा करने के लिए काम करना पड़ता था। और क्या काम करती थी कि जंतर बजा के रब रब गाती थी। क्या गाती थी, रब रब। या ऐसे भी याद कर सकते हो कि जंतर मंतर पे बैठ के रब रब गाती थी, ऐसे भी याद कर सकते हो कि जंतर मंतर पे बैठ के रब रब गाती थी। अब दुखी थी, दुखी से जो हमारा बनेगा क्या बनेगा, दुकाको। ये तत्वादय यंत्र है। काम से बनेगा कमायचा, और जंतर मंतर से जंतर ही है, और रब रब से रबाब। तो ये जितने भी वाद्य यंत्र आपने देखे ये सारे के सारे कौन से हो गए, तत्वाद्य यंत्र। बड़ा ही सिंपल है कि रावण की एक सासू पंगु गुजरी थी, रावण से रावण हत्था। एक से हमें 5 बनाने, 1 तारा, 2 तारा, चौतारा, चिकारा, तंदूरा या तंबूरा। फिर सासू से सा से सारंगी, सू से सुरमंडल और सुरिंदा, पंगु से अपंग भपंग, गुजरी से गुजरी रहेगा, और पंगु थी तो दुखी थी, दुकाको, लेकिन गुजारा करने के लिए काम करना पड़ता था, कमायचा। और काम क्या करती थी, जंतर मंतर, यानी कि जंतर पे बैठ के रब रब करती थी, रबाब। तो ये हमने जितने भी पढ़े, कितने क्या हमने सारे के सारे कर लिए तत्वाद्य यंत्र। अब इनमें से हम कुछ एक वाद्य यंत्र की एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं थोड़ा सा। सारे तो नहीं देखेंगे क्योंकि आवश्यकता भी नहीं है, लेकिन जो जो इंपॉर्टेंट है वो सारे हम क्या है उसकी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे रावण हत्था की। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं रावण हत्था की। तो पहला हमारा है रावण हत्था। तो देखो भाई, रावण हत्था में हमने जो बातें करनी है, सबसे पहले कि क्वेश्चन पूछा जाता है रावण हत्था, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन इससे आते हैं रावण हत्था से। तो सबसे पहली बात ध्यान रखनी है, निर्माण, रावण हत्था बनता कैसे है। तो भाई कुछ नहीं होता, नारियल जो होता है, आधा नारियल लेके, नारियल का खोल लेके उस पर थोड़ा सा पोर्शन पे हम लोग चमड़ा मंड लेते हैं, ठीक है। तो ये एक बॉक्स सा बन गया, और उसके बाद एक बांस का डंडा लगा देते हैं इस तरीके से। यानी कि आप यहाँ देख सकते हो कि ये नारियल लिया और इस पे ये चमड़े का चमड़ा मड़ा इस आधे नारियल पे, और फिर यहाँ पे एक बांस का डंडा लिया इस तरीके से। बांस का डंडा लेके यहाँ पे कुल मिला के 9 तारें लगाई जाती हैं। कितनी तारें, 9 तारें लगा के, प्लस यहाँ पे कुछ, अब ये तारों को बांधना पड़ेगा तो कुछ खुंटियां लगाई जाती हैं यहाँ पे इस तरीके से। तो ये कुल मिला के हमारा क्या बनता है, तत्वाद्य यंत्र, जिसका नाम है हमारा क्या है, रावण हत्था। तो एक तो ये ध्यान रखना कि बनाया कैसे जाता है, नारियल के खोल से। तारे कितनी इस्तेमाल की जाती है, 9 तारे। फिर इसमें जो गज होती है, क्योंकि ये तो ऐसे पकड़ने के लिए हो गया, अब ऐसे ऐसे बजाना भी पड़ेगा। तो जो डंडा होता है दूसरा हाथ में, दूसरे हाथ में राइट हैंड में जो आप लेके बजाओगे उसको कहा जाता है गज। तो गज जो इसकी है, जिसके थ्रू आप इसको बजाओगे, वो किस में, उसमें एक तो क्या है, घोड़े के बाल लगे होते हैं। किसके बाल, घोड़े के बाल लगे होते हैं, प्लस घुंघरू, प्लस घुंघरू। तो ये ध्यान रखना रावण हत्था के बारे में, ये मोटी मोटी आइडिया। तो निर्माण की बात करें रावण हत्था कि निर्माण कैसे होता है, तो निर्माण में एक तो याद रखना है नारियल, वो भी आधा नारियल, प्लस डंडा, बांस का डंडा, और साथ में 9 तारे और खुंटी प्लस घुंघरू, वो सब आप याद कर सकते हो, है ना। गज में घुंघरू यूज होते हैं। इसके अलावा जो इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है वो ध्यान रखना है कि रावण हत्था में, रावण हत्था का जो प्रयोग होता है वो
जो पाबू जी के भोपे हैं, जो लोक देवता है पाबू जी, तो पाबू जी के जो भोपे हैं वो पाबू जी की फड़ में किसका इस्तेमाल करते हैं? रावण हत्था का। तो ये अच्छा क्वेश्चन है कि पाबू जी की फड़ बांधते समय किस वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है? रावण हत्थे का। इसके अलावा जो डूंगजी जौहर जी की जो कथाएं जब गाई जाती है उसमें भी किसका प्रयोग होता है? रावण हत्थे का। तो ये थोड़ा सा पोर्शन जो है आपको ध्यान रखना है। हमने क्या डिस्कस किया? रावण हत्था, कि रावण हत्था एक तो पाबू जी की भोपे जो रावण हत्था का इस्तेमाल करते हैं, इसके अलावा डूंगजी जवाहर जी की जो कथाएं गाई जाती हैं उसमें भी किसका इस्तेमाल होता है? रावण हत्था का। तो एक हमने ले लिया रावण हत्था। नेक्स्ट हम बात करते हैं, नेक्स्ट वाद्य यंत्र जिसकी हम बात करते हैं वो है चौतारा। देखो हर शब्द से एक एक ही ले रहे हैं, आपने जितने भी यहाँ पढ़े, यहाँ से रावण हत्था ले लिया, यहाँ से चौतारा लिया है, और आगे हम इससे हम सारंगी ले लेंगे। तो पहले रावण हत्था देख लेते हैं, सॉरी रावण हत्था तो देख ही लिया, अब चौतारा देख लेते हैं पहले। तो देखो क्या होता है कि जो रामदेव जी के मेले में जो 13 ताली डांस होता है, 13 ताली डांस, उसमें जिन वाद्य यंत्र का इस्तेमाल किया जाता है वो होते हैं मंजीरा, तानपुरा और चौतारा। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है, मंजीरा, तानपुरा और चौतारा। मंजीरा जो है वो तो घन वाद्य यंत्र है, मतलब 2 थाली टाइप्स होती हैं, उनको ऐसे भिड़ाया जाता है तो क्या है कि आवाज प्रोड्यूस होती है। इसके अलावा तानपुरा और चौतारा को हमने बात की थी, क्या है? तंबूरा भी कहा जाता है, ये भी हमने बात कर ली थी वहां पे। तो चौतारा, तानपुरा और मंजीरा किसमें? 13 ताली नृत्य में। इसके अलावा इसमें कोई चीज ध्यान नहीं रखनी है कि चौतारा का इस्तेमाल कहां पे होता है? रामदेव जी के मेले में 13 ताली नृत्य के दौरान, किसके साथ? मंजीरा और तानपुरा के साथ। फिर हम चलते हैं आगे। अच्छा, एक और बात है कि अगर आपसे पूछ ले कि चौतारा जो है कौन सी जाति के लोग, तो सिंपल सी बात है भाई, 13 ताली नृत्य जो करता कौन है? कामड़ जाति के लोग। तो इस वाद्य यंत्र का इस्तेमाल भी कौन करेगा? कामड़ जाति के लोग। अगला हम देखते हैं, अगला जो वाद्य यंत्र है वो हम देखेंगे सारंगी। सारंगी में कुछ बातें याद रखनी है, ज्यादा नहीं, 1-2 बातें याद रखनी है। एक तो सारंगी का जो निर्माण है, सारंगी का जो निर्माण है, क्योंकि सा है तो यहां पे सागवान, या तो सागवान या फिर कैर या फिर रोहिड़ा, इनकी लकड़ियों से क्या है? सारंगी का निर्माण किया जाता है। तो पहली बात तो ये, सारंगी का निर्माण कैसे होता है? सागवान, कैर या रोहिड़े की लकड़ी से, पहली बात। दूसरी बात जो सारंगी का हम देखेंगे कि सारंगी का प्रयोग, सारंगी का इस्तेमाल कहाँ कहाँ इस्तेमाल होता है। जैसे हमने बात की थी अभी रावण हत्था की में बात की, रावण हत्था का प्रयोग एक तो पाबू जी के भोपे यूज करते हैं, डूंगजी जवाहर जी की कथाएं गाते समय। फिर हमने बात की चौतारा का इस्तेमाल रामदेव जी के मेले में वो 13 ताली नृत्य के दौरान। उसी तरीके से सारंगी का जो इस्तेमाल होता है वो एक तो अलवर भरतपुर के, यानी कि आप क्या कह सकते हो कि मेवात क्षेत्र के अलवर भरतपुर के जो जोगी हैं, अलवर भरतपुर के जोगियों द्वारा, इसके अलावा मारवाड़ के जोगियों द्वारा, मारवाड़ के जोगियों द्वारा जो है किसका प्रयोग होता है? सारंगी का। तो पहली बात हमने बात की निर्माण की, फिर हमने बात की प्रयोग की। फिर हम बात करते हैं इसमें आर्टिस्ट। ये क्वेश्चन भाई कई बार पूछे जाते हैं सारंगी के मामले में, आर्टिस्ट यानी कि कलाकार। तो सारंगी के कलाकार कौन कौन से हैं? एक तो आपको नाम ध्यान रखना है, यहीं से लेना है, स से याद रखना है सुल्तान खान, स से याद रखना है सुल्तान खान। फिर र से याद रखना है राम नारायण, राम नारायण, सुल्तान खान, राम नारायण। इसके अलावा एक और नाम याद रखना है लाखा खान, लाखा खान। तो ये जो थे सारंगी के मुख्य कलाकार थे, है ना। तो कलाकार कई बार पूछ लेते हैं, कलाकार का नाम दे देंगे और आपसे पूछ लेंगे कि इस कलाकार का जो संबंध है किस वाद्य यंत्र से।
कि मान लो आपको क्वेश्चन में दे दिया कि राम नारायण, सुल्तान खान, लाखा खान, इनका संबंध किस वाद्य यंत्र से है, तो अपना आंसर क्या हो जाएगा, सारंगी। फिर हमने यहाँ पे रावणहत्था ले लिया, यहाँ पे हमने चौतारा ले लिया, यहाँ पे हमने सारंगी ले लिया। अब यहाँ पे पंगु में हम लेते हैं भपंग। भपंग में कोई ज़्यादा कहानी नहीं है। भपंग में आपको याद रखना है कि ये तो बात सही है कि भाई भपंग जो है तत्वाद्य यंत्र है। इसके अलावा भपंग जो है इसके मुख्य एक कलाकार है, उन्हीं के बारे में ज़्यादा हम बात करेंगे, भपंग। तो भपंग के जो मुख्य कलाकार हैं वो याद रखना है जहूर खान। भपंग वादक कौन है, तो भपंग वादक में नाम आता है किसका, जहूर खान का। इतना ही पूछा जाता है वैसे कि भपंग कौन बजाता है जी, जहूर खान। मुख्य प्रमुख कलाकार भपंग के कौन है, जहूर खान। हालांकि इसके अलावा आप ये भी लिख सकते हो कि अलवर में भी जो जोगी जाति के लोग होते हैं वो भी इसको बजाते हैं, बट अपना जो क्वेश्चन रहेगा मेन वो क्या रहेगा, भपंग से संबंधित किसका है, जहूर खान का। फिर पंगु गुजरी थी, तो आगे हम लेंगे कमाईचा, इसमें वहां पे कोई नहीं बनेगा गुजरी वाले में। फिर हम लेते हैं कमाईचा। तो कमाईचा की बात करते हैं आगे। कमाईचा की बात करेंगे तो एक तो ध्यान रखना है कि कमाईचा का जो निर्माण होता है वो आम की लकड़ी से होता है। ठीक है जी। अभी हमने क्या बात की थी सारी की सारी, हमने कहा कि जो रावणहत्था है उसका निर्माण नारियल के खोल से, हमने कहा सारंगी का निर्माण सागवन, रोहिड़ा और कैर की लकड़ी से, और फिर हमने कहा कि जो कमाईचा का निर्माण है किसकी, आम की लकड़ी से। अब इसमें ये याद रखना है सबसे इंपॉर्टेंट कि कमाईचा का जो क्षेत्र है, मतलब जहाँ पे कमाईचा का ज़्यादा इस्तेमाल होता है या ये वाद्य यंत्र जहाँ ज़्यादा बजाया जाता है वो है जैसलमेर और बाड़मेर में। जैसलमेर और बाड़मेर में इस वाद्य यंत्र का ज़्यादा इस्तेमाल होता है, वो भी किसके द्वारा, मांगनियार जाति के लोगों द्वारा। मांगनियार, तो मांगनियार समुदाय के लोग जो हैं वो किसका इस्तेमाल करते हैं, कमाईचा का। और मांगनियार जाति के लोग आपको ज़्यादातर कहाँ देखने को मिलेंगे, जैसलमेर और बाड़मेर में। फिर इसी में भी वही कि मुख्य कलाकार, तो कलाकार में ध्यान रखना है साकर खान मांगनियार। ये क्या है, कमाईचा के प्रमुख कलाकार है। तो कमाईचा में इससे ज़्यादा और कोई बात अपने पढ़ने के लिए नहीं है कि आम की लकड़ी से इसका निर्माण होता है। जैसलमेर बाड़मेर जहाँ पे मांगनियार जाति के लोग रहते हैं वहाँ पे ये रहता है। और कलाकार की बात करें तो साकर खान मांगनियार, मतलब कमाईचा का जहाँ भी नाम आए तो आपको ध्यान रखना है मांगनियार जाति के लोग। फिर नेक्स्ट चलते हैं, अब हम चलते हैं कमाईचा के बाद जंतर। तो जंतर में सबसे इंपॉर्टेंट जो बात है जो याद रखनी है अपने को कि इसका इस्तेमाल देव नारायण जी के भोपों द्वारा किया जाता है, देव नारायण जी की फड़ बाँचते समय। ठीक है, इसमें और कोई क्वेश्चन नहीं है अपना यही क्वेश्चन है कि जंतर वाद्य यंत्र का इस्तेमाल देव नारायण जी की फड़ बाँचते समय क्या होता है, जंतर वाद्य यंत्र का इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा थोड़ा सा एक्स्ट्रा फैक्ट पे बात करें तो हमने बात की थी कि ज़्यादातर लोक देवताओं के मेले जो हैं वो कब आते हैं, भाद्रपद में। भाद्रपद भी कब, शुक्ल। और देव नारायण जी में हमने कहा था 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 है। तो देव नारायण जी का मेला कब भरता है, भाद्रपद शुक्ल 7। तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा फैक्ट है, ये हमने पहले भी बात की थी। तो इस तरीके से हमारे जो तत्वाद्य यंत्र है वो पूरे हो गए। जंतर में हमने कहा देव नारायण जी, और आपसे पूछ ले पाबू जी की फड़ बाजते समय तो अपना आंसर हो जाएगा रावणहत्था। और आपसे पूछ ले कि 13 ताली नृत्य के दौरान, रामदेव जी के मेले में 13 ताली नृत्य के दौरान वाद्य यंत्र, तो मंजीरा, तानपुरा और चौतारा। ठीक है, तो ये हमारे के सारे मोटे तौर पे जितना भी इंपॉर्टेंट पोर्शन था हमारे जो तत्व वाद्य यंत्र है वो सारे पूरे हो गए। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट सुशीर वाद्य यंत्र पे। सुशीर वाद्य यंत्र कौन से हैं, जिनको हवा यानी कि मुंह से बजाया जाता है, सुशीर वाद्य यंत्र। अब इसमें जो ट्रिक अपने को यूज करनी है वो क्या है, ट्रिक है अपनी
मुरली बाबा तू भूल ना कर, मुरली बाबा तू भूल ना कर मौसम सीन देखने की। तो ये थोड़ी सी ट्रिक याद रखनी है कि मुरली बाबा तू भूल ना कर मौसम सीन देखने की। अब इसमें कौन कौन से वाद्य यंत्र है उनको हम वन बाय वन ले लेते हैं। तो मुरली से तो सबसे पहले तो मुरली आ जाएगा, ये तो बहुत ही आसान हो गया क्योंकि मुरली आपको वैसे भी पता है हवा से बजाया जाता है। बाबा से एक तो आ जाएगा बांसुरी, तो ये भी फूंक मार के बजाया जाता है। इसके अलावा याद रखना है एक बांकिया, तो बाबा से बांसुरी और बांकिया। तू से याद रखना है तुरही, तुरही भी क्या है सुशीर वाद्य यंत्र। भूल से याद रखना है भूंगल, भूल से क्या याद रखोगे भूंगल, तो ग हटा दोगे तो और बिंदी हटा दोगे तो भूल ही बन जाता है, तो भूल से याद रखना है भूंगल। मुरली बाबा एक इसमें एक और आएगा यहां पे, चलो वो बाद में ले लेंगे, पहले ये कर लेते हैं। भूल से भूंगल, न से नाग फनी, क से कर से करना, है ना, करना भी है, न से नागफनी, क से करना। मौसम से याद रखना है, इसमें तीनों शब्दों से ही है, एक तो हो जाएगा मोरचंक, स से सतारा, म से मशक, तो तीन हो जाएंगे मोरचंग, सतारा और मशक। सी से याद रखना है एक तो सिंगी, सिंगी और न से नड, ठीक है, एक तो ये हो गए। इसमें थोड़ा सा एक ये ऐड करना है, मुरली बाबा सुन, सुन आएगा बीच में, मुरली बाबा सुन, तू आज, थोड़ा सा ट्रिक को ठीक कर लेना, तू आज भूल ना कर मौसम सिंह देखने की, ठीक है। अ से जो रहेगा अपना यहां पे आज से वो रहेगा अलगोजा, अलगोजा। सुन से रहेगा अपना एक तो सुरनाई, और जब बात करेंगे सुरनाई की तो साथ में आएगी शहनाई, और सुरनाई शहनाई के साथ क्या रहेगा हरनाई, तो सुरनाई, शहनाई और हरनाई। तो ये इस ट्रिक से जितने भी अपने सुशीर वाद्य यंत्र है वो लगभग सारे कवर हो रहे हैं। इसके अलावा दो तीन और है जो आपको याद रखने हैं अलग से, जिसमें एक तो आता है शंख, ये तो बहुत ही आसान है, नहीं भी याद करोगे तो भी पता रहेगा। एक आता है पुंगी, एक ध्यान रखना है टोटो, टोटो। तो ये दो चार और याद रखने हैं, शंख, पुंगी और टोटो। तो फिर से देख लेते हैं ट्रिक को। हमने क्या बात की थी, हमने कहा कि मुरली बाबा यानी कि मुरली, बांकिया और बांसुरी, सुन, सुरनाई, हरनाई, शहनाई, ठीक है। मुरली बाबा सुन, तू आज, तुरही, अलगोजा, भूल, भूंगल, भूल ना करना या ना कर, ये करना भी कर सकते हो, भूल ना करना, नाग फनी और करना से करना। मौसम, मो से मोरचंग, स से सतारा और म से मशक। सीन में सिंगी, नड़। फिर शंख, पुंगी, टोटो, ये एक्स्ट्रा में याद करने। तो ये सारे के सारे अपने क्या हो गए सुशीर वाद्य यंत्र। अब एक एक करके जो दो चार देखने हैं अपने को सुशीर वाद्य यंत्र, उनको देख लेते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं अपने अलगोजा, जो इंपॉर्टेंट है अपना अलगोजा है क्या सुशीर वाद्य यंत्र है, ये बात तो क्लियर ही है। इसके अलावा ये ध्यान रखना कि अलगोजा जो है राजस्थान का राज्य लोक वाद्य यंत्र है। राज्य लोक वाद्य यंत्र जो है कौन सा है, अलगोजा। जैसे आपसे पूछूं कि राजस्थान का जो शास्त्रीय नृत्य है ना, राज्य शास्त्रीय नृत्य राजस्थान का कौन सा है, तो आंसर होता है कथक। जो कथक है राजस्थान का राज्य शास्त्रीय नृत्य, मेन शास्त्रीय नृत्य। उसी तरीके से अगर लोक वाद्य की बात करें तो कौन सा, अलगोजा। तो पहला पॉइंट तो यही हो गया। अलगोजे में एक क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि इसमें कितने छिद्र होते हैं। तो ये बात ध्यान रखनी है कि इसमें जो छिद्र होते हैं कितने होते हैं, 4 से 7 इसमें छिद्र रहते हैं अलगोजा में। एक
इसमें आर्टिस्ट जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हो सकता है कि आप लोगों के पेपर में यही पूछ लिया जाए क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इनका जो कलाकार है इनका नाम ध्यान रखना है, रामनाथ चौधरी। ये एक बार आरएस के पेपर में भी पूछा गया था, मैच द कॉलम में था हालांकि ये, तो रामनाथ चौधरी ये काफ़ी इंपॉर्टेंट व्यक्ति है क्योंकि जो रामनाथ चौधरी हैं, वैसे तो जैसे देखो जितने भी फूंक से या फिर सुशील वाद्य यंत्र होते हैं तो फूंक से बजाएंगे, तो फूंक तो मुंह से लगाएंगे तो मुंह से बजाए जाते हैं, लेकिन रामनाथ चौधरी जी जो हैं वो अलगोजा बजाते हैं लेकिन नाक से। तो नाक से फूंक मार के वो अलगोजा बजाते हैं, तो थोड़ी सी विचित्र सी बात है, इसलिए ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे हमें देखने को मिलता है। नेक्स्ट चलते हैं अलगोजा के बाद ध्यान रखना है नड़। तो नड़ में जो हमें याद रखना है इसके प्रमुख कलाकार, और इसके कलाकार हैं कर्णा भील। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, कर्णा भील। और कर्णा भील कहाँ के थे? जैसलमेर के। तो भाई जो कर्णा भील थे बेसिकली एक अपने टाइम में वैसे ये डाकू थे और इनकी बड़ी बड़ी मूछें हैं और डाकू थे पहले। तो अब ये जो वाद्य यंत्र बजाते हैं वो कौन सा है? नड़। ठीक है, आप ऐसे याद रख सकते हो कि राजस्थान में जो डाकू होते हैं मोटे तौर पे, जैसे एक शोले पिक्चर में भी दिखाया था कि डाकू वगैरह कहाँ रहते हैं? बीहड़ में रहते हैं। बीहड़ जो ऊंची ऊंची वहाँ पे छोटी छोटी पहाड़ियाँ होती हैं और नीचे नदी के कटाव के कारण वो बीहड़ बनते हैं। तो बीहड़ से नड़ याद रख सकते हो, दोनों में लास्ट में क्या है? ड है। तो नड़ और बीहड़, तो डाकू कहाँ रहते हैं? बीहड़ में, और बीहड़ से नड़, है ना। और डाकू कौन थे इसमें? कर्णा भील। तो इसमें यही याद रखनी है। इसके अलावा अगर आपसे पूछ ले कि नड़ जो वाद्य यंत्र है कि राजस्थान के किस क्षेत्र में बजाया जाता है, तो भाई कर्णा भील जैसलमेर के थे, तो नड़ भी कहाँ बजाया जाएगा? जैसलमेर। अच्छा, ऐसा नहीं है कि किसी ऐसा नहीं है कि किसी और जगह नहीं बजा सकते, लेकिन उस क्षेत्र का ये एक स्पेसिफिक विशेष जो है वाद्य यंत्र हम कह सकते हैं। तो हमने बात कर ली किसकी? नड़ की। नड़ के बाद हमारे पास इसमें जो पढ़ना है हमने, वो पढ़ना है मोरचंग, सुशीर वाले में। तो मोरचंग इसलिए क्योंकि मोर की आकृति का होता है, और मोर की आकृति होने के साथ साथ इसको ज्यूस हार्प भी बोलते हैं। ये थोड़ा सा ध्यान रखना है कि ज्यूस हार्प किसको बोलते हैं? मोरचंग को। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस वाद्य यंत्र को ज्यूस हार्प की संज्ञा या नाम भी दिया जाता है, तो कौन सा हो जाएगा? मोरचंग। तो सुशीर में हमने जो एक्सप्लेनेशन के साथ पढ़ने हैं वो 3 ही पढ़े हमने ये। इसके अलावा एक दो और देख लेते हैं यहाँ पे कि एक नाम आपको याद रखना है बिस्मिल्लाह खान, और एक नाम याद रखना है पेपे खान। बिस्मिल्लाह खान और पेपे खान। बिस्मिल्लाह खान की बात करें तो ये शहनाई के कलाकार हैं। बिस्मिल्लाह खान शहनाई के और पेपे खान किसके? सुरनाई के। तो ये 2 बातें और याद रखनी है सुशीर वाद्य यंत्र में। एक बार फिर से देख लेते हैं। हमने बात की अलगोजा, राजस्थान का राज्य लोक वाद्य है, 4 से 7 उसमें होल्स होते हैं, छिद्र होते हैं। इसके अलावा प्रमुख कलाकार रामनाथ चौधरी जो कि नाक से अलगोजा बजाते हैं। फिर हमने सेकंड नंबर पे बात की नड़। हमने कहा नड़ बीहड़ यानी कि डाकू, कर्णा भील, जैसलमेर। फिर हमने बात की तीसरे नंबर पे मोरचंग। मोरचंग मोर क्या करते हैं, इसलिए नाम में मोर है, और इसका एक और नाम दिया गया ज्यूस हार्प। तो ये थोड़ी सी बातें ध्यान रखनी है। फिर हमने बात की बिस्मिल्लाह खान और पेपे खान। बिस्मिल्लाह खान किसके कलाकार? शहनाई के। पेपे खान किसके? सुरनाई के। तो ये हमारा जो है सुशीर वाद्य यंत्र कंप्लीट हुआ। फिर हम चलते हैं आगे किस पे? अवनद वाद्य यंत्र पे। इसमें कोई ऐसे पर्टिकुलर ट्रिक तो नहीं है, लेकिन थोड़ा सा कोशिश करेंगे याद करने की कि किस तरीके से हम इसको याद कर सकते हैं। देखो एक आरती कई बार पढ़ते हैं, जब माता की आरती पढ़ते हैं तो उसमें कहा जाता है कि बाजे बाजे ढोल और बाजे मृदंगा, ऐसा कुछ रहता है उसमें कि बाजे बाजे ढोल और बाजे मृदंगा। तो इस तरीके का कुछ होता है। तो अपने को ध्यान रखना है, एक तो बाजे बाजे ढोल, बाजे मृदंगा और बाजे डमरू, ये पूरी लाइन रहती है वहां पे। तो एक तो ध्यान रखना है म से मृदंग और एक माँ, 2 शब्द ले रहे हैं।
फिर हमने कहा क्या बजना चाहिए, ढोल यानी कि ढ, और क्या बाजे, डमरू। तो ये सब शब्द लेने हमने पहले तो म से एक तो याद रखना है मृदंग, और मा से याद रखना है मांदल। तो मृदंग और मांदल। फिर म से मृदंग के साथ याद रखना है मकर, मृदंग और मकर। मांदल के साथ याद रखना है माटे, मोट और मामा। तो ये लगभग सारे एक जैसे ही हैं, मृदंग, मकर, मांदल, माटे, मोट और मामा। फिर हम बात कर रहे हैं ढ। ढ से क्या हो जाएगा, ढोल, ढोलक। ठीक है, ढोल और ढोलक। और एक याद रखना है ढाक, एक याद रखना है ढाक, ढोल, ढोलक और ढाक। इसके अलावा ढोल तो जैसे छोटा सा ही होता है ना, और एक आपने देखा होगा इसी में बड़े सारा एक होता है जिसको कहा जाता है नौबत, है ना, या फिर नगाड़ा। तो नौबत और नगाड़ा इसके थोड़ा सा साथ ही याद रखने हैं कि नौबत और नगाड़ा। आपने देखा होगा कि भाई कहते हैं कि ऐसा ना हो कि युद्ध की नौबत आए, ऐसा कभी नहीं होना चाहिए। और आपने देखा होगा कि जैसे टीवीज़ में वगैरह में कि जोर जोर से इस तरीके से बजाया जाता है, वो नगाड़ा होता है। भाई जब भी युद्ध होता है तो नगाड़ा बजाया जाता है। ठीक है, तो नौबत और नगाड़ा। फिर अपने आते हैं ड। अब इसमें सारे के सारे वही नाम आएंगे जिसमें ड होगा, जैसे ड से डमरू, ड से डेरू, और एक आता है कुंडी। तो इसमें स्टार्टिंग तो नहीं है लेकिन बाद में जाके इसमें ड है, कुंडी। और एक डफ, है ना, डफ या डफली अपने सुनते हैं, डफ या डफली, डफली वाले ढोल डफली बजा वही वाला। तो डमरू, डेरू, कुंडी, देखो सब में ड ड ड ड ड। तो अपने याद रखना है कि बाजे बाजे ढोल मृदंगा और बाजे डमरू, वो वाली ट्रिक याद रखनी है। तो मृदंगा, ढोल और डमरू, तो इसमें सारे ड हैं, इसमें सारे ढ हैं, और ये मांदल, माटे, मोट, मामा, मृदंग और मकर। इसके अलावा कुछ और जो हैं जो यहाँ पे फिट नहीं बैठ रहे, उनके नाम याद रखने हैं कि एक तो हो गया चंग, एक ताशा, एक आता है धौंस, चंग, धांसा, धौंसा और खंजरी, खंजरी। और इसके अलावा एक और है गढ़, गड़ाटी। ये कुछ एक्स्ट्रा में है, इनके थोड़ा सा नाम याद रखने हैं कि चंग क्या है, चंग, ताशा, धौंसा, गढ़, गड़ाटी और खंजरी। तो ये सारे के सारे हमारे कौन से वाद्य यंत्र हो गए, अवनद वाद्य यंत्र। इसमें हमने कोई एक आधा पढ़ना है, उसकी बात हम देख लेते हैं कि कौन कौन सा हमने पढ़ना है। तो इसमें एक तो देखते हैं मृदंग। मृदंग की बात करें, यही देख लेते हैं मृदंग। मृदंग में याद रखना है कि मृदंग के कलाकार, एक तो मृदंग के कलाकार ध्यान रखने हैं कौन से, पुरुषोत्तम दास। जो कि कहां के हैं, नाथ द्वारा के। ठीक है जी। तो एक तो हमने बात की किसकी, मृदंग की, कि मृदंग जो है इसके प्रमुख कलाकार कौन है, पुरुषोत्तम दास, जो कि कहां के हैं, नाथ द्वारा के। फिर एक हम बात करते हैं मांदल। भाई मांदल भी जो है लगभग क्या है, मृदंग के समान ही होता है। और इसमें एक ये याद रखना है कि एक होता है रावलों का मांदल, मांदल तो होता ही होता है, और एक होता है रावलों का मांदल। तो ये भी किसकी तरह ही होता है, ये भी मृदंग की तरह ही होता है। बस थोड़ा सा ध्यान रखना है कि रावलों का मांदल भी कोई चीज होती है, और मृदंग की जो समान है, मृदंग की आकृति की तरह ही ये होता है। फिर हम देखें, अच्छा एक चीज और याद रखनी है कि जो मृदंग है इसको पखावज भी कहा जाता है, ये इसका दूसरा नाम है पखावज। तो कल को पखावज लिखा आ गया, जैसे मान लो आपसे पूछ लिया जाए कि पुरुषोत्तम दास जी जो हैं किस वाद्य यंत्र के प्रमुख कलाकार है, और बाई चांस ऑप्शन में मृदंग ना होके पखावज दे रखा हो, तो आंसर क्या हो जाएगा, पखावज। ठीक है, तो हमने बात की मृदंग की, हमने कहा मांदल की, मृदंग की समान आकृति का ही जो वाद्य यंत्र होता है मांदल, और एक रावलों का मांदल होता है, वो भी किसकी आकृति का होता है, मृदंग की आकृति का। बेसिकली जो मांदल है वो भीलों और ग्रासियों का वैसे वाद्य यंत्र रहता है, प्रमुख वाद्य यंत्र है कौन सा, भीलों और ग्रासियों का मांदल। फिर हम आगे बात करते हैं जिसमें है नौबत। हमने बात की नौबत। तो नौबत जो है वो
आपने देखा होगा कि मंदिरों में, है ना, मंदिरों में नगाड़ा के समान ही होता है नौबत, मंदिरों में या राजमहलों में, यानी कि जहां राजा महाराजा रहते हैं उनके जो प्रवेश द्वार होता है, मुख्य द्वार होता है, वहां पे नौबत बजाया जाता है। तो नौबत कहां पे? मंदिरों में और राजमहलों में। फिर हम बात करते हैं आगे नौबत के अलावा। नौबत के अलावा हमारे पास है नेक्स्ट ताशा। ताशा का ध्यान रखना है मुहर्रम के अवसर पर, मुस्लिम जो त्योहार होता है मुहर्रम, उसके अवसर पर जो वाद्य यंत्र बजाया जाता है वो कौन सा होता है? ताशा। ठीक है जी, तो ये हमारे के सारे किसके हो गए? हमारे अवनद वाद्य यंत्र। फिर हम चलते हैं आगे। अच्छा, इसमें एक और ध्यान रखना है, एक और इसमें वाद्य यंत्र होता है बम या टामक। तो आपने एक नृत्य सुना होगा, बम रस्य नृत्य, अलवर या मेवात क्षेत्र में। तो बेसिकली नगाड़ा ही होता है, नगाड़ा का ही बड़ा रूप कह सकते हो बम। तो अलवर मेवात क्षेत्र में जो बम रस्य नृत्य होता है, उसमें जिस वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है, किसका? बम का। उसी बम को टामक भी कहा जाता है। तो ये ध्यान रखना, कई बार पूछ लेते हैं, इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बम वाद्य यंत्र का इस्तेमाल किस क्षेत्र में? तो मेवात में। या बम ना देके वो टामक पूछ लेंगे कि टामक वाद्य यंत्र का इस्तेमाल कौन से क्षेत्र में? मेवात क्षेत्र में। तो एक ये भी अपने को ध्यान रखना है। अब चलते हैं अपने जो आगे अपने पास है वो है घन वाद्य यंत्र। अब तक अपनों ने बात कर ली किसकी? तत्वाद्य यंत्र की बात की, सुशीर वाद्य यंत्र की बात की, एक हमने अवनद की। अवनद में बताया था म, मा, ड और ढ। तो इनसे जितने भी नाम बन रहे हैं वो हमने बनाए, और उसके बाद हमने 2-4 जैसे नौबत पढ़ा कि मंदिरों में और राजमहलों में इसका यूज होता है, ताशा पढ़ा कि मुहर्रम के अवसर पर इसका इस्तेमाल होता है, और एक हमने पढ़ा था जो कि मृदंग। और मृदंग में हमने पढ़ा था कि उसके प्रमुख कलाकार कौन से हैं? पुरुषोत्तम दास, जो कि कहाँ के? नाथ द्वारा पे। इसके अलावा मृदंग को पखावज भी कहा जाता है। फिर हम बात करते हैं किसकी? हम बात करते हैं नेक्स्ट घन वाद्य यंत्र की। तो इसमें कोई ज्यादा कहानी नहीं है वैसे घन वाद्य यंत्र में। तो घन वाद्य यंत्र होता है जिसमें दो धातु टकराने से क्या होता है? आवाज होती है। तो देखो, एक तो आपको याद रखना है इसमें मंजीरा, पहला तो एक तो याद रखना है मंजीरा। मंजीरा मैं बता देता हूँ क्या होता है, अभी फोटो नहीं लगाई मैंने यहाँ पे। तो बेसिकली एक छोटी सी रस्सी होती है और उससे दो ऐसे छोटी छोटी प्लेट्स बंधी होती है, और उसको इस तरीके से दोनों को जब टकराया जाता है छोटी छोटी प्लेट्स को, तो ध्वनि यानी कि म्यूजिक साउंड प्रोड्यूस होता है। तो मंजीरा जो है एक तो घन वाद्य यंत्र होता है ना, मंदिरों वगैरह में इसका यूज किया जाता है भाई मंजीरे का। इसके अलावा हमने पढ़ा था पीछे अभी कि रामदेव जी में 13 ताली नृत्य में भी क्या होता है? मंजीरे का इस्तेमाल होता है। बेसिकली 13 मंजीरों का इस्तेमाल जो है रामदेव जी के मेले में 13 ताली नृत्य के दौरान किया जाता है। तो एक तो हो गया मंजीरा। एक भाई थाली, तो थाली तो आपको पता ही है, थाली हो गया, चिमटा हो गया, ये सब भी क्या है? घन वाद्य यंत्र, नाम से ही पता लग रहा है। इसके अलावा घंटा है ना, मंदिरों में घंटी वगैरह होती है, तो मेटल से मेटल टकराता है तभी आवाज प्रोड्यूस होती है, तो वो भी किस श्रेणी में आ गया? घन वाद्य यंत्र। तो थाली, चिमटा और घंटा। फिर एक हमने पढ़ा था झांझ, थोड़ा सा याद रखना है झांझ। भाई झांझ क्या होता है? कुछ नहीं है, मंजीरे का ही बड़ा रूप है ना। मंजीरा अगर छोटा हो तो उसको मंजीरा, मतलब मंजीरा थोड़ा सा छोटा होता है, अगर उसी का बड़ा भाई बना दे तो क्या बन जाएगा? झांझ। तो वो भी क्या है? घन वाद्य यंत्र। तो हमने पढ़ लिया मंजीरा, मंजीरे का बड़ा रूप झांझ, थाली, चिमटा, घंटा। फिर हमने एक पढ़ा था यहां पे खड़ताल। अब खड़ताल क्या होता है भाई देख लो, खड़ताल यानी कि जिसके खड़कने से ताल बजे। तो आपने देखा होगा कभी वो रिलीजियस जो नाटक वगैरह आते हैं या जो टीवी वगैरह पे दिखाते हैं, उसमें देखा होगा नारायण जी जो होते हैं, तो नारायण जो बोलते हैं वो है ना देवर्षि। तो देवर्षि जो नारायण बोलते हैं, वो उनके हाथ में जो इस तरीके से बजाते हैं नारायण करते हुए, वो बेसिकली खड़ताल होती है। तो वहां पे भी क्या, जब दो मेटल एक दूसरे से टकराते हैं तो ध्वनि प्रोड्यूस होती है, और इसलिए खड़ताल भी क्या है? घन वाद्य यंत्र। फिर हमने एक ये पढ़ा था रमझोल, है ना। हमने कहा था कि जो भील जाति के लोग हैं वो डांस करते हुए गवरी या गैर में, दोनों में से किसी एक में
जो है इस रमझोल को पहना जाता है। चेक कर लेना किस में है भाई रमझोल। तो रमझोल जो है ये हमने बात की थी कि लेदर की बेल्ट होती है और इस तरीके से वहाँ क्या है घुंघरू बंधे होते हैं। तो ये घुंघरू की जो आवाज़ आती है इससे क्या है म्यूजिक प्रोड्यूस होता है, और इसी को क्या कहा जाता है, उस लेदर की बेल्ट के घुंघरू बांध रखे इसको क्या कहा जाता है, रमझोल। तो रमझोल भी क्या है, एक घन वाद्य यंत्र। इसके अलावा आपको दो और याद रखने हैं, एक तो याद रखना है झालर और एक याद रखना है लेजिम। एक याद रखना है लेजिम। तो झालर भाई एक झालर कैसे याद रख सकते हो, जैसे महिलाएं जो पंजेब पहनती है, पायल पहनती है, उसमें एक वैरायटी आती है झालर वाली, क्योंकि कुछ इस तरीके की पंजेब होती है, पायल होती है कि उसके झालर होती है। तो जब वो टकराएंगी आपस में झालर, उस हिसाब से आप याद रख सकते हो कि साउंड प्रोड्यूस होगा। और लेजिम से याद रख सकते हो लेडीज। तो लेडीज क्या पहनती है, झालर। तो ये सारे के सारे क्या हो गए, घन वाद्य यंत्र। इसके अलावा अब इसमें जो हमारे पास है, एक तो ध्यान रखना है इसमें खड़ताल। खड़ताल के प्रमुख कलाकार, खड़ताल के प्रमुख कलाकार जो याद रखने हैं आपने, सदीक खान मांगनियार। सदीक खान मांगनियार। तो एक तो ये होगा खड़ताल के कलाकार कौन होंगे, सदीक खान मांगनियार। एक हमने पढ़ा था कि जो झांझ है इसका प्रयोग कच्ची घोड़ी नृत्य के दौरान किया जाता है। जो शेखावटी का नृत्य है कच्ची घोड़ी, इसके दौरान इसका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो ये हमने जो घन वाद्य यंत्र है उसको भी हमने कंप्लीट किया। एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं घन वाद्य यंत्र। एक तो हमने कहा सबसे पहले कि घन वाद्य यंत्र जहां दो मेटल्स, दो धातु टकराते हैं। फिर हमने कहा सबसे पहले एक तो थाली होता है घन वाद्य यंत्र, एक हमने कहा चिमटा होता है। तो थाली और चिमटा तो आपको पता ही है। इसके अलावा घंटा या घंटी। फिर हमने कहा मंजीरा, क्योंकि दो मेटेलिक प्लेट्स होते हैं उनको टकराया जाता है इस तरीके से। मंजीरे के अलावा हमने बात की मंजीरे का बड़ा भाई झांझ। झांझ कब, कच्ची घोड़ी नृत्य के दौरान बजाया जाता है। एक हमने बात की रमझोल, खड़ताल, और फिर हमने बात की झालर और लेजिम। इसके अलावा आपको याद रखना है कि खड़ताल के जो प्रमुख कलाकार है वो कौन है, सदीक खान मांगनियार। एक हमने बात की थी साकर खान मांगनियार, ठीक है, कमायचा वाले साकर खान मांगनियार। फिर एक हमने बात की थी पुरुषोत्तम दास जी, कौन से, नाथद्वारा के, किसमें, मृदंग वाले, ठीक है। और एक हमने बात की थी सुल्तान खान, राम नारायण और लाखा खान, इसकी हमने बात की थी सारंगी में। और एक हमने बात की थी रामनाथ चौधरी, जो कि नाक से क्या बजाते हैं, अलगोजा। तो ये जितने भी कलाकार हैं। फिर हमने बात की थी बिस्मिल्लाह खान की, पेपे खान की। तो ये जितने भी कलाकार हैं इनके भी आपको ध्यान रखना है कि कौन से कलाकार का संबंध जो है कौन से वाद्य यंत्र से है। इसके अलावा जितने भी ये जो मोस्ट कॉमन क्वेश्चन रहेगा वो क्वेश्चन यही रहने की संभावना है कि आपको एक 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे और पूछा जाएगा इनमें से कौन सा तत्वाद्य यंत्र है, कौन सा सुशीर है, कौन सा अवनद है, कौन सा घन है। इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट बात है, तो आपको तत् और सुशीर वाद्य यंत्र जो है वो ज़्यादा याद रखें, क्योंकि ज़्यादातर संभावना रहती है कि तत् और सुशीर से क्वेश्चन बनता है। और अवनद और घन थोड़ा सा कम इंपॉर्टेंट है। हालांकि क्वेश्चन बनने को तो कहीं से भी बन जाए, लेकिन फिर भी तत् और सुशीर से ज़्यादा पॉसिबिलिटी रहती है क्वेश्चन बनने की। तो ये अपना जो चैप्टर था पूरा का पूरा वाद्य यंत्र का, ये यहाँ पे कंप्लीट होता है और हम आपसे मिलेंगे अगली क्लास में। थैंक यू।